हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एंड वेलकम। होपफुली आप सब लोग ठीक हैं, कोरोना से बचे हुए हैं और पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, फोल्डिंग के बारे में, और जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में, और प्रोटीन किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो इंट्रो स्लाइड है, तो यहाँ पे मैंने एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोटीन फोल्डिंग का ये एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि फोल्डिंग के ज़्यादातर एस्पेक्ट्स को कवर करता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पॉज करके देखिए, हालांकि समझने की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे चेहरा पहचानो प्रतियोगिता नहीं है, इसका दूसरा मैसेज है, जो कि पूरा लेक्चर आप देखेंगे तो बात समझ में आएगी। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो फोल्डिंग और स्टेबिलिटी का जो प्रोटीन का एस्पेक्ट है, ये किसी पजल से कम नहीं है और ये जल्दी सॉल्व नहीं होता है। और हर एक प्रोटीन के लिए, इंडिविजुअल प्रोटीन के लिए, ये एक नया पजल होता है कि ये प्रोटीन कैसे फोल्डिंग बिहेवियर कर रहा है और कैसे इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड होगी। ये उन लोगों को इस चीज़ का ज़्यादा पेन पता होगा जो ऑलरेडी अपने पीएचडी, पोस्ट पीएचडी में किसी एक इंडिविजुअल प्रोटीन को लेके परेशान होंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर सिस्टम में कोई प्रोटीन अपने नेटिव कन्फर्मेशन से नॉन नेटिव कन्फर्मेशन में, जो कि नॉन फंक्शनल हो, उसमें अगर चला जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक सिग्नलिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है, यूबीक्विटिन मीडिएटेड प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन, और उसके थ्रू सिस्टम कहता है कि प्लीज़ किल दिस प्रोटीन, या यूं कहिए कि ये प्रोटीन कहता है प्लीज़ किल मी। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट। वी विल स्टार्ट बाय सॉल्विंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स लर्निंग। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, जिसकी स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि जेनेटिक कोडॉन जो प्रेजेंट होते हैं ऑल 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के लिए प्रेजेंट होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, एलानिन जो है वो pH 1 पे +1 चार्ज बियर करेगा। तीसरा स्टेटमेंट, फ्रेंड नाम की जो पेप्टाइड है वो लेस हाइड्रोफोबिक होगी वाइफ नाम के पेप्टाइड से। अब ये 1 लेटर कोड्स हैं, इनको आप सोचिए। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि L और I ये जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। दूसरा क्वेश्चन कि एक ट्राइपेप्टाइड है, बनी कैसे है, M से, तो इसकी मॉलिक्यूलर वेट क्या होगी अगर M की मॉलिक्यूलर वेट है 150। और इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स चेक करना है कि P हैज़ अ सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप, ये सही है कि नहीं, R हैज़ मैक्सिमम PI वैल्यू, W हैज़ मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट, Y हैज़ 3 आयोनाइजेबल ग्रुप्स। ठीक है, तो स्लाइड को पॉज करिए, अच्छे से समझिए और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर हमें दीजिए। अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था वो था रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट में इन्होंने क्या किया था, मैंने बताया था कि दो जो एंगल हैं जो कि रोटेट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम पेप्टाइड बॉन्ड, कौन कौन से, NC अल्फ़ा और C अल्फ़ा C, ये दोनों रोटेट कर सकते हैं। इन दोनों के जो परमिटेबल एंगल्स हैं, इन्होंने पहले एलानिन के लिए प्लॉट किया, फिर बाद में बहुत सारे अदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के लिए भी। और ये जो है, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, तो उसका स्ट्रक्चर सॉल्व करके जब प्लॉट किया गया तो ये मोर देन 90% जो रामाचंद्रन प्लॉट ने प्रिडिक्ट किए थे एंगल, वही एंगल उस एंजाइम में प्रेजेंट थे। तो अभी के डेट में अगर हम देखें तो जितने सारे स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग NMR से या क्रिस्टल सॉल्व करते हैं, तो उनके लिए रामाचंद्रन प्लॉट की जो परमिटेबल कॉम्बिनेशंस हैं उनको ज़रूर चेक किया जाता है। एनीवे, यहाँ पे आप बस इतना जानिए कि ये एक टेबल है। एंटी पैरेलल बीटा शीट्स के लिए जो एंगल्स होंगे वो कहाँ होंगे, तो प्लस में है, माइनस में है और प्लस में है, तो कहाँ पे आया, यहाँ पे। पैरेलल बीटा शीट माइनस में है, प्लस में, तो कहाँ आएगा, यहीं पे। राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स जो है
जो कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट है 3.613। तो ये -57 -47 कहाँ पे, यहाँ पे, और ये लेफ्ट हैंडेड। तो ये जो प्लॉट है ये एल अमाइनो एसिड्स के लिए, ठीक है, बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, ये एल अमाइनो एसिड्स के लिए है, जो कि सारे के सारे प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एल अमाइनो एसिड्स होते हैं। इन केस अगर हम एक्सपेरिमेंटली डी अमाइनो एसिड्स से इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आप बस ये समझिए कि ये जो प्लॉट है वो पूरा जिगजैग मोशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि जो लेफ्ट हैंडेड है वो इधर आ जाएगा, राइट हैंडेड इधर चला जाएगा, एंड सो ऑन। एनीवे ये अब बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन मैंने जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, तो हमने क्या हायरार्की लेवल देखा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी कि अल्फा हेलिक्स, बीटा स्ट्रैंड, और बीटा स्ट्रैंड कोई अकेले तो रहेगा नहीं, उसके साथ कम से कम एक या दो और भी होंगे, तो वो मिल के बनाता है बीटा शीट। ठीक है, और ये दोनों एक लोकल सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं, जिसको हम सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या मोटिफ कह सकते हैं उसको, या अगर वो फंक्शनली इंपॉर्टेंट है तो उसको डोमेन भी कह सकते हैं। देखिए मेरी बातें ध्यान से सुनिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो अल्फा हेलिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दी है। क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, कि जो हम लोगों का सबसे अबंडेंट अल्फा हेलिक्स है वो क्या होता है, 3.613 हेलिक्स, उसको कहते हैं 3.613 हेलिक्स। क्यों? क्योंकि रेसिड्यू पर टर्न, यानी कि ये एक टर्न जो ले रहा है उसमें कितने रेसिड्यू होंगे, 3.6। ठीक है, राइज पर रेसिड्यू, यानी एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के बीच में जो राइज है दैट विल बी 1.5 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, ये कभी कभी नैनोमीटर में दिया रहता है कि 0.15 नैनोमीटर, तो ये एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एनीवे, तो ये टोटल राइज पर टर्न जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5.4 एंगस्ट्रॉम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग क्या होता है कि रट्टा मारने के चक्कर में ये याद कर लेते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो होती है 3.6 अमाइनो एसिड्स के बीच। नहीं, वो होती है 4 अमाइनो एसिड्स, मतलब फर्स्ट और N+3 वाला जो है। ठीक है, फर्स्ट, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट यानी कि N और N+3, मतलब N होगा, N+1 होगा, N+2 होगा, N+3 होगा। इसको मैं कई बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जो दो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में एक और भी चीज़ लोग कंफ्यूज करते हैं, वो ये कि लोग ये याद कर लेते हैं कि 13 एटम होते हैं पर टर्न में। नहीं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में 13 एटम होते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा ये भी कुछ चीज़ें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट कि 3.613 हेलिक्स के अलावा भी और तरह की हेलिक्सेस अवेलेबल हैं। 2.27 हेलिक्स, 310 हेलिक्स, 4.416 हेलिक्स। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है 3.613 और 310। उसके बाद नंबर आता है 2.2 का, लास्ट में नंबर आता है 4.4 का। ठीक है, बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अगर हम मिक्सचर यूज़ करें, मान लीजिए एक्सपेरिमेंटली डी और एल अमाइनो एसिड का मिक्सचर यूज़ करें, तो कोई हेलिक्स नहीं बनने वाली है। उसका रीज़न है रामाचंद्रन प्लॉट, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और वो फेवर नहीं करेंगे हेलिक्स फॉर्मेशन का। फिर अगली बात देख लेते हैं कि एक अल्फा हेलिक्स कितनी लंबी होती है, यूजुअली 10 से लेकर 15 अमाइनो एसिड। फिर देख लेते हैं कौन से अमाइनो एसिड फेवर करते हैं। तो याद करिए, पिछले लेक्चर में मैंने एक ग्राफ दिया था हिस्टोग्राम टाइप का कि कौन सा अमाइनो एसिड किस तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फेवर करता है, तो उसको एक बार ज़रूर रिवाइज करिए। हालांकि यहाँ पे मैंने 1 लेटर कोड दिया हुआ है कि ये अमाइनो एसिड्स फेवर करते हैं, और ये जो 3 अमाइनो एसिड हैं जिनमें क्या होता है, ब्रांच्ड
बीटा कार्बन, ठीक है, वैलिन, ये क्या है थ्रियोनिन, ये क्या है आइसोल्यूसिन। तो ये तीनों क्या करते हैं, फेवर नहीं करते, डिसरप्ट करते हैं, ठीक है, या डिस्टेबलाइज करते हैं अल्फा हेलिक्स को। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बीटा स्ट्रैंड या बीटा सीट, जो कि बहुत आसान है, एंटी पैरेलल होता है, पैरेलल होता है। जो एंटी पैरेलल होता है उसके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि वो प्लेनर होते हैं। देखिए 180 डिग्री है, जबकि इसके क्या है, ये एक तरह से डाईहेड्रल एंगल है, ठीक है, ये प्लेनर नहीं है। तो ये प्लेनर नहीं है तो इसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, पैरेलल वाला, एंटी पैरेलल वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है भाई, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि हेलिक्स जो है वो थोड़े कॉम्पैक्ट टाइप के होते हैं, जबकि जो बीटा सीट्स हैं वो थोड़े फ्लैटेंड टाइप के होते हैं, ठीक है, जिगजैग टाइप। आप लोगों ने गाँव में एक लोहे का कटरैन आता है, ठीक है, लोहे का क्या पत्थर का भी आता है, वो देखा होगा, एकदम बिल्कुल उसी तरह इसका अपीयरेंस होता है बीटा सीट्स का, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और भी चीज़ कि जो बीटा सीट बनती है तो बीटा स्ट्रैंड्स के जो आर ग्रुप्स हैं तो वो अंदर की तरफ इसमें होते हैं और बाहर की तरफ भी होते हैं। लेकिन अगर हम बात अल्फा हेलिक्स की करें तो वो जो हेलिक्स का एक एक्सिस है तो उसके बाहर की तरफ होते हैं वो सारे के सारे आर ग्रुप, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, ठीक है। अब हमने देख लिया अल्फा हेलिक्स, देख लिया बीटा स्ट्रैंड देख लिया। अब इन दोनों को मिला के बनेगा सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, जिनको अलग अलग नाम दिया गया है, बीटा अल्फा बीटा, बीटा हेयरपिन्स, अल्फ़ा अल्फ़ा यानी कि कॉइल कॉइल, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और ये कुछ और भी होते हैं, ग्रीक की बीटा मेंडर्स, ये सारी चीज़ें। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनमें बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, याद हो जाए तो ठीक, नहीं याद हो तो। लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि ये सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंडर ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा है भाई, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोटीन्स हैं उनके जब टर्सरी स्ट्रक्चर को कंपेयर किया गया तो ये देखा गया कि कुछ कॉमन सेकेंडरी फोल्ड्स या कहिए कि कुछ कॉमन मोटिव्स हैं जिनको मिला के ही सारे के सारे प्रोटीन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन भी किया गया है, ठीक है, फोल्ड, फैमिली और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। उसमें हम नहीं जाना चाहते, वो बात की बात है, आपके CSIR के लिए उतने काम की नहीं है। तो ये हो गया कि हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अल्फा हेलिक्स, बीटा स्ट्रैंड, और उसके बाद सुपर सेकेंडरी देख लिया। अब एक और चीज़ देखते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में मिल के कुछ तब बनाएंगे जब उनके बीच में कुछ कनेक्टिंग कोई एक पार्ट होगा तब ना। तो कनेक्टिंग पार्ट जो है वो ऑलवेज या तो लूप होगा या तो टर्न होगा। अब लूप और टर्न की डेफिनेशन में बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है। देखिए सिंपल सी बात है, लूप वो होगा जो थोड़ा लेंथ में बड़ा होगा, यूजुअली 5 या 6 अमाइनो एसिड से बड़ा अगर कोई कनेक्टिंग पोर्शन है तो उसको हम लूप कहेंगे, अगर उससे छोटा है तो टर्न कहेंगे। अच्छा, टर्न भी बहुत सारे टाइप का है, जिसमें पाई टर्न आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा याद रखिए, और इनका सीक्वेंस भी बहुत इजी है याद करना। जो अल्फ़ा है वो क्या होगा, आई और I+4, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से ही इसको मतलब क्लासीफाई किया गया है। तो जो अल्फ़ा है I और I+4 के बीच में, बीटा जो है वो I और I+3 के बीच में, जो गामा है वो I और I+2 के बीच में, और जो डेल्टा है वो I और I+1 के बीच में होता है। तो जो I होगा उसका NH और जो I+ समथिंग होगा उसका कार्बोनिल, ठीक, क्लियर। एक एक्सेप्शन यहाँ पे पाई टर्न भी है, जिसमें बीच में 6 यानी I और I+5 के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अच्छा, इन टर्न्स में से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
वो है बीटा टर्न। इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, रिवर्स टर्न, हेयर पिन बेंड, ओमेगा लूप, ठीक है। तो ये फैक्चुअल चीज़ है, लेकिन याद रखने की चीज़ है, क्योंकि CSIR बी सेक्शन में कभी कभी अलग अलग नाम से कुछ पूछ देता है, और पूछेगा ज़्यादातर एक ही चीज़ कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच में होती है, तो N और N+3 या I और I+3 के बीच में, ठीक है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि ये जो बीटा टर्न है उसमें ज़्यादातर ग्लाइसिन और प्रोलीन, ठीक है, ग्लाइसिन और प्रोलीन ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्रोलीन है वो आपको पता ही है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिसरप्ट करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वहाँ से डिसरप्ट करके और 180 डिग्री पे मोड़ देता है। देखिए ऐसे गया 90 डिग्री और फिर ऐसे आया 90 डिग्री, तो ये हो गया 180 डिग्री। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगली चीज़ जो याद रखनी है वो ये थोड़ी ये याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात इसमें कम है। वो ये है कि पूरे के पूरे प्रोटीन को जब हम देखते हैं तो ज़्यादातर मतलब 99%, 99.95% केस में जो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स हैं वो ट्रांस कन्फिग्रेशन में होते हैं। कब? अगर जो N और N+1 X और Y हो जिसमें Y प्रोलीन ना हो, बात समझ में आई? N और N+1 X और Y हो जिसमें Y प्रोलीन ना हो, तब तो 99.95% केस में ट्रांस होगा। और अगर Y प्रोलीन है तो भी 94% तो वो ट्रांस ही होगा। 6% केसेस में वो सिस में प्रेजेंट होगा, और ये कोई स्पॉन्टेनियस बात नहीं है, इसके लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है प्रोलिल आइसोमरेज, ठीक है। और ये ज़्यादातर प्रेजेंट होता है जो बीटा टर्न है वहाँ पे, ठीक। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने जान ली कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, और जब इन दोनों को मिला देंगे फोल्डिंग हो जाएगी तो बनेगा टर्शियरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने डिनोट किया है, इसको ध्यान से देखिए कि टर्शियरी स्ट्रक्चर की क्या क्या खूबियाँ हैं। अब देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर तो बन गया, अब ये स्ट्रक्चर बनने के बाद स्टेबल कैसे रहेगा भाई? तो इसकी स्टेबिलिटी में बहुत सारे फैक्टर्स काम आते हैं, ठीक है। तो एक तरह के फैक्टर को रखा गया है कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट फैक्टर के तौर पे, और दूसरे में रखा गया है नॉन कोवेलेंट फैक्टर के तौर पे। तो नॉन कोवेलेंट में अगर हम देखेंगे तो क्या क्या आएगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे कोवेलेंट लिंकेज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं है। तो कोवेलेंट में क्या क्या आएगा भाई? डाइसल्फाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, ठीक है। तो ये चीज़ें। अच्छा, नॉन कोवेलेंट में क्या क्या है? हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन यहाँ पे, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, और तीसरा है आपका वैंडर वाल इंटरैक्शंस। तो वैंडर वाल इंटरैक्शंस बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ठीक है। और वो एक पर्टिकुलर जो प्रॉक्सिमिटी है उसी में काम करते हैं। मतलब एक वैंडर वाल रेडियस होगा, उसके अंदर अगर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये क्या होता है? एक इंट्रामॉलिक्यूलर चीज़ नहीं है, एक इंटरमॉलिक्यूलर चीज़ है। तो 2 मॉलिक्यूल्स अगर पास पास हैं वैंडर वाल रेडियस के अंदर, तो वो वैंडर वाल इंटरैक्शन करेंगे। क्या होता है वैंडर वाल इंटरैक्शन? डाइपोल डाइपोल इंडक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, और इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। अब ये सारी चीज़ें क्या है, आपको केमिस्ट्री में थोड़ी पढ़नी पड़ेंगी, और हो सकता है कि बाद में अगर मुझे टाइम मिले तो मैं एक केमिस्ट्री रिलेटेड चीज़ों पे भी एक लेक्चर बना दूं, ठीक है। ये यहाँ पे वैंडर वाल इंटरैक्शन को अच्छे से ये एक्सप्लेन कर रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ये शो कर रहा है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है ना, उसी को सॉल्ट ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये तो बातें हुई कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोटीन को
फोल्ड होने के बाद, यानी कि जब वो टर्शियरी या क्वार्टरी स्ट्रक्चर में फोल्ड हो गई, फंक्शनल हो गई, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मिल के उसके स्ट्रक्चर को स्टेबल रखती हैं। अब फोल्डिंग होती कैसे है? तो कुछ केसेस में तो फोल्डिंग होती है स्पॉन्टेनियसली, जैसे कि कोई छोटी पेप्टाइड हो और उसका एक्सप्रेशन लेवल भी लो हो। ये एक्सप्रेशन लेवल से क्या कनेक्शन है? जब हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, प्रोटीन ट्रांसलेशन और उसका पोस्ट ट्रांसलेशन क्या कुछ हो रहा है, कैसे उसकी शॉर्टिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें तो उसमें देखेंगे। अभी के लिए बस इतना जानिए कि कुछ प्रोटीन्स स्पॉन्टेनियसली फोल्ड कर सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती हैं। तो कुछ जो कर सकती हैं वो कैसे स्टार्ट करती हैं? लोकली पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू होता है, यानी कि बीटा शीट और अल्फा हेलिक्स, फिर उसके बाद टर्न्स और ये सारी चीज़ें। तो न्यूक्लिएशन वाला एक फंडा है, ठीक है, कहीं ना कहीं से चीज़ें स्टार्ट होंगी और इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर स्टार्ट होती हैं को ट्रांसलेशनल मोड में, यानी राइबोसोम भी ट्रांसलेट कर रहा है और साथ साथ जो एन टर्मिनल बाहर निकलता गया वो फोल्डिंग स्टार्ट कर देता है। एनीवे, तो जो फोल्डिंग खुद से नहीं कर पाएंगे, देखिए ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस हुई, अनफोल्डेड है और ये स्लोली फोल्ड कर जाता है, ठीक है, और जब फोल्ड कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यूज़ के लिए अपना खर्च हो जाएगा। अच्छा, अगर नहीं कर पाया तो उसके लिए एक सिस्टम है मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स क्या है मैं बताता हूँ। तो चैपेरोन्स क्या करेंगे, इसको हेल्प करेंगे और ये फोल्ड करेंगे, फिर फोल्ड हो जाएगा फंक्शनल। इन केस अगर किसी भी तरह से इसकी फोल्डिंग नहीं हो पाती है तो ये एग्रीगेट बनाएगा, और एग्रीगेट में जो फर्स्ट स्लाइड है उस पर जाके देखिए कि एग्रीगेट में क्या होता है कि उसमें भी कई सारी कैटेगरी है। जैसे यहाँ पे देखिए, एग्रीगेट में भी एमॉर्फस एग्रीगेट्स हैं, कुछ ऑलिगोमर्स मिलके बनाते हैं और एमाइलॉइड फाइब्रिल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब वो एनर्जी ड्रिवन चीज़ें हैं। ये जो इमेज है ना, इसको बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि CSIR इससे क्वेश्चंस, बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछ लेता है कि इस तरह का फिगर दे देगा और आपसे प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट पूछेगा कि ये क्या है, मतलब सही है गलत है। तो इस बात इतना जानिए कि प्रोटीन फोल्डिंग जो होता है, अनफोल्डेड से फोल्डेड की तरफ बढ़ते टाइम बीच में एक मोल्टेन ग्लोब्यूल का स्टेज आता है, और जो नेटिव फोल्डेड स्टेट है वो एनर्जी यानी कि डेल्टा जी जो है उसका काफ़ी नेगेटिव में होता है। तो डेल्टा जी अगर बहुत नेगेटिव में है तो प्रोटीन स्टेबल है, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव में है या कम नेगेटिव है तो वो उसकी फोल्डिंग प्रॉपर नहीं होगी, वो अनफोल्डेड स्टेट में होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे चैपेरोन्स की। तो चैपेरोन्स क्या होते हैं कि ई कोलाई में सबसे पहले चैपेरोन्स को देखा गया था, ठीक है। तो ग्रो-EL और ग्रो-ES नाम की प्रोटीन्स, ई कोलाई में इनको यही टर्म दिया गया है। बाकी जो यूकैरियोट्स हैं उनमें इनको HSP फैमिली के नाम से जाना जाता है। HSP क्या है भाई, हीट शॉक प्रोटीन्स, ठीक है। हीट शॉक प्रोटीन्स क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोटीन अनफोल्डिंग फोल्डिंग डिपेंडेंस है वो हीट से, एनर्जी से काफ़ी रिलेटेड, अभी हम लोगों ने देखा, राइट, तो उसमें असिस्ट करते हैं, सो दैट्स वाई। अच्छा, इसका एक दूसरा भी रीज़न है हीट स्टेबिलिटी के आधार पे। एनीवे, यहाँ पे जो HSP 60 है वो ग्रो-EL के कंपेरेटिव है, और HSP 10 जो है वो ग्रो-ES के, ठीक है। तो ये जो दोनों प्रोटीन्स हैं वो पोस्ट ट्रांसलेशनल इसका रोल है, मतलब प्रोटीन ट्रांसलेशन हो गया उसके बाद ये उसको फोल्डिंग में मदद करेंगी, या कोई प्रोटीन फंक्शनल थी, अभी किसी डिस्टर्बेंस की वजह से वो थोड़ा अनफोल्डेड हो गई, तो जाके उसको वो हेल्प करेंगे और उसको फिर से फोल्ड होने के लिए असिस्ट करेंगे। जो HSP 70 है वो को ट्रांसलेशनल मोड में काम करता है, और ज़्यादा टाइम पे क्या करता है कि ये एबनॉर्मल फोल्डिंग को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। दोनों के दोनों जो है वो ATP रिक्वायर करते हैं अपने काम को करने के लिए। और प्रोटीन फोल्डिंग से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये लेविंथल पैराडॉक्स एक टर्म आता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के सब भेजा फ्राई मत करिए, इन सब चीज़ों को समझने के चक्कर में
देखिए किसी चीज़ के आगे अगर पैराडॉक्स लग गया तो उसका मतलब ये हो गया कि ऐसा लॉजिकली लगता है कि होगा पर होता नहीं है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि भाई कोई 100 अमाइनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन है। अब सपोज करिए कि 20 अमाइनो एसिड्स पॉसिबल हैं, 20 या 22। अब उनका अगर कॉम्बिनेशन मिला के अलग अलग प्रोटीन बनाया जाए तो 20 टू द पावर 100 या 22 टू द पावर 100 टाइप के तो वेरिएंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और फिर उनकी फोल्डिंग, तो ये लगता है कि जैसे इसके लिए अगर प्रॉपर प्रोटीन अगर ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे फोल्ड करने के लिए ट्राई करे तो शायद बहुत सालों लग जाएंगे, पर एक्चुअल सिस्टम में ऐसा होता नहीं है। तो इसी फिनोमिना को लेविंथल पैराडॉक्स कहते हैं। तो एनीवे अगर आपको पढ़ना ही है, फोल्डिंग से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट था एनफिंसिन का। इन्होंने राइबोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसको, इसमें कई सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसको डीनेचर करके और फिर रीनेचर किया और समझा कि फोल्डिंग क्या पाथवे फॉलो करता है। तो इसको आप टाइम मिले तो इसको देखिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। तो ये तो रही बात प्रोटीन के स्ट्रक्चर की, स्टेबिलिटी की और फोल्डिंग की, ठीक है। अब बात करते हैं कि फंक्शन की। अगर क्लासिफाई करें प्रोटीन्स को तो स्ट्रक्चर के आधार पे करेंगे तो फाइब्रस, ग्लोबुलर और इंटरमीडिएट। और अगर फंक्शन के हिसाब से करेंगे, अगर कंपोजिशन के हिसाब से करेंगे तो सिंपल और कॉन्जुगेट, ठीक है। तो सिंपल मतलब वो जो सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं, और कॉन्जुगेट मतलब वो अमाइनो एसिड के अलावा दूसरे भी पार्ट हैं, जैसे कोई मेटल हो गया, ठीक है, कोई मेटल हो गया, कोई आयन हो गया, कोई अदर शुगर मॉइटी हो गया, या इस तरह की चीज़ें। अच्छा, स्ट्रक्चर के बेस पे ये जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट को बेसिकली क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को इंटरमीडिएट कैटेगरी में रखा जाता है, और बाकी की सारी प्रोटीन्स को फाइब्रस में या ग्लोबुलर प्रोटीन्स के तौर पे रखा जाता है। तो पहले अगर हम बात करें फाइब्रस प्रोटीन की, तो कुछ चीज़ें थोड़ी कॉमन होती हैं कि ये थोड़ा सा इनसॉल्युबल टाइप के होते हैं, यानी कि ज़्यादातर हाइड्रोफोबिक टाइप की कंपोजिशन होती है, और ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। मैंने कहा ना फंक्शन के हिसाब से अगर देखें तो इनका एक स्ट्रक्चरल रोल है। जैसे ये हम लोगों की जो नेल्स हैं या हेयर है, ठीक है, तो ये मिल के बना होता है केराटिन प्रोटीन से। तो ये क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये कोलेजन हो गया, केराटिन हो गया, इलास्टिन हो गया, ये सब क्या है, फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन का अगर हम एग्जांपल देखें तो कुछ एंजाइम्स हैं, मतलब सारे एंजाइम्स मोस्टली, फिर इंसुलिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स के। और ज़्यादातर जो सेलुलर फंक्शंस हैं, ठीक है, ज़्यादातर, नॉट सभी, तो वो या तो इंटरमीडिएट या ग्लोबुलर प्रोटीन्स रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी एग्जांपल मैंने दिए हैं, कोलेजन, केराटिन, इलास्टिन, अमाइलेज, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, इन सभी को इंडिविजुअली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनके बारे में जस्ट विकिपीडिया की नॉलेज लीजिए और देखिए कि ये किस तरह के अमाइनो एसिड कंपोजिशन से बने होते हैं, क्या फंक्शन है इनका। क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ा दूँ, ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत आपको खुद से भी करनी पड़ेगी। एनीवे, जो हम सिंपल और कॉन्जुगेट प्रोटीन की बात कर रहे थे, तो कॉन्जुगेट प्रोटीन का यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है मैंने कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या होता है, एक आयरन, जो हीम वाला पोर्शन है उसमें आयरन इम्पॉर्टेंट है, साइटोक्रोम है, फिर रोडोप्सिन जो है इसमें एक रेटिनल का पार्ट है, इनका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। लाइपोप्रोटीन में लिपिड वाला पोर्शन होगा, यहाँ पे कॉपर होगा, और ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो इनको धीरे धीरे, क्योंकि पूरी सेल बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, फिजियोलॉजी में हमको बहुत सारी प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, तो अभी इनको हम डिटेल में पढ़ने नहीं जाएंगे। जैसे जैसे प्रोटीन्स एनकाउंटर होंगी हम देखेंगे कि क्या है।
तो फ़िलहाल के लिए इतना, और अगले वीडियो में हमने जो ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं उसका आंसर मैं बताऊँगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।